गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है और मैं प्रस्तुत हूँ आपसे इतिहास की दैनिक श्रृंखला में। आपको बता दूँ कि जो श्रृंखला मैंने यहाँ पे शुरुआत की है, जो इतिहास को कैसे याद रखें, यहाँ से शुरुआत किया। उसके बाद फिर अध्ययन के स्रोत, पाषाण युग, सिंधु युग, वैदिक संस्कृति का ये पाठ चल रहा है। तो निश्चित रूप से एक धारावाहिकता बनी रहेगी, समझ विकसित होगी। और ये समझ कहाँ तक विकसित हुई, उसके परीक्षण के लिए हमने एक T20 सीरीज की भी बात कही थी पहले ही दिन आपको, जब हमने परिचयात्मक वीडियो आपको दिया था। तो आपको बता दूं, शनिवार से हम लोग शुरुआत करेंगे और जाहिर सी बात है, चूंकि ये इन एपिसोडों पर आधारित है तो ये प्रतिदिन नहीं होगा, लेकिन जिन एपिसोड पे हम लोग जिन टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं या कर चुके होंगे उसी पर आधारित होगा। तो शनिवार का जो T20 सीरीज होगा वो आपके इतिहास की अवधारणा से और प्लस पाषाण युग से रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक दिन का समय है तो आप बेहतर ढंग से उसे रिवाइज कर लेंगे और आप ईमानदारी से परखेंगे कि आप कितने प्रतिशत सवालों का हल कर पा रहे हैं। और अगर आपने कम से कम 80% सवालों का जवाब दे लिया तो निश्चित रूप से आपकी समझ में इजाफा हुआ है, समझ विकसित हुई है। और अगर नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, सीरियसली देखने की ज़रूरत है। और जो भी पॉइंट हैं, जो भी तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों को एक साथ नोट भी करने की ज़रूरत है। फिलहाल पिछले 2 एपिसोड्स में हमने वैदिक युगीन आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा किया और उसके बाद हम लोग आज सामाजिक व्यवस्था को पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर कल्चर के सेक्शन को थोड़ा सा रिपीट कर ले, थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। पाठ्य योजना में हल्का सा परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को देखेंगे, वो तो देखेंगे। वो तो अपनी समझ के हिसाब से, पहले मैंने आप सोसाइटी देख लिया, फिर कल्चर देखेंगे, वो बात अलग है। पढ़ने का क्रम वही रहेगा कि पहले हम लोग ऋग्वैदिक युगीन देखेंगे और उसके बाद फिर उत्तर वैदिक युग में कैसे परिवर्तन हुए उनको देखेंगे, राइट। और एक बात और भी बता दें कि उत्तर वैदिक युग तक आते आते जो भी सामाजिक व्यवस्था उत्तर भारत में स्पेशली स्थापित हुई, वही भारतीय सामाजिक व्यवस्था का रीढ़ बनी रही। इस दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होगा, राइट। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे मौर्य में, गुप्त में, यानी पूरे एंशिएंट युग में, तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं जो आधारभूत, जो बैकबोन का काम करेगी, वो उत्तर वैदिक युगीन सामाजिक व्यवस्था या वैदिक युगीन सामाजिक व्यवस्था ही करेगी। तो शुरुआत करते हैं, एज यूजुअल की बात करते हैं। और हमने पहले के लेक्चर में इस बात को बताया हुआ है कि हम लोग जब भी समाज को देखते हैं तो हमारा देखने का एक पेट नज़रिया है और उसी नज़रिए के आधार पर ही हम लोग देखते हैं। जैसे पहली बात तो हम देखते हैं स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, स्तरीकरण का स्वरूप क्या था। और दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर स्तरीकरण ना हो। पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था? पितृसत्तात्मक / मातृसत्तात्मक। उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी? धर्म को हम लोग देख लेंगे, संस्कृति वाले पार्ट में देख लेंगे, और खास करके खान पान, पहनावा, मनोरंजन, ये सारे जो परिप्रेक्ष्य हैं, इन परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाज को, सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, राइट। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहले देखते रहे हैं,
कि ऋग्वैदिक युग को देखते हैं और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक युग में निरंतरता और परिवर्तन को देखेंगे। तो वास्तव में जब हम स्तरीकरण की बात करेंगे, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से सामान्यतः ऋग्वैदिक समाज को हम लोग समता मूलक समाज मानते हैं सामान्यतः। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि सैंधव युगीन जो इकोनॉमी में आपने पढ़ा, वो निर्वाहपरक अर्थव्यवस्था थी, जनजातीय समाज के लक्षण थे, और जनजातीय समाज की स्थिति ये होती है कि सभी लोग अपने आप को बराबर मानते हैं। राजा खुद समानों में प्रथम हुआ करता था, राजनीतिक स्थिति में हमने आपको बताया था। लेकिन फिर भी हमें स्तरीकरण के कई साक्ष्य मिलते हैं, कई संकेत मिलते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, समझ गए होंगे। जो वैदिक युग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता होगा वो इस सूक्त से जरूर परिचित होगा। और इसमें यह कहा गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, बाह से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र हुए। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि यह स्तरीकरण का संकेत है, लेकिन अभी भी स्तरीकरण कठोर नहीं था, कर्म के आधार पर था। कभी हम वर्ण व्यवस्था की अलग से चर्चा करेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे वहां पर। लेकिन समझिए, एक कवि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी मां सेविका है, तीनों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य धन कमाना है। यानी कर्म के अनुसार जो प्रावधान थे, या एक ही वर्ण के लोग अलग अलग कार्य कर सकते थे। यानी वर्ण जो विभाजन था वो बहुत कठोर नहीं था, कम से कम ऋग्वैदिक युग में, राइट। तो एक विभाजन आपको यहां दिखाई देता है। उत्तर वैदिक युग में जब आएंगे तो ये विभाजन कठोर होगा, और कैसे होगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ऋग्वैदिक युग में समाज में ये विभाजन का एक संकेत मान सकते हैं। दूसरा विभाजन जो आपको दिखता है वो आर्य और, बी ऑप्शन कर लें, आर्य और अनार्य का। आप देखोगे आर्य का शाब्दिक व्यक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ, और अनार्यों के लिए जो जो बातें कही गईं वो निश्चित रूप से क्या थी कि सेकेंडरी या द्वितीयक रूप से कहा गया उनको, या हेय दृष्टि से देखा गया। जैसे अदेवयुः, मतलब देवताओं को न मानने वाले, है ना। मृद्धवाक, ऐसी भाषा बोलने वाले जो कि आर्यगण नहीं बोलते थे, है ना। अनास, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। श्याम वर्ण भी इनको कहा गया, चिपटी नाक वाले, काले रंग के। तो कहीं न कहीं आर्य और अनार्यों के बीच हमें स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी में दो लेवल तो दिखाई ही देता है। और हमें ऋग्वेद से ही दास प्रथा के भी संकेत हैं, स्लेवरी सिस्टम। तो जिस समाज में दास प्रथा होगा वो समाज स्तरीकृत ही माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जब आप परिवर्ती कालों की तुलना में देखेंगे तो निश्चित रूप से ऋग्वैदिक समाज को, अगर कहीं आपको स्टेटमेंट ये मिल जाए
कि मोटे तौर पर ऋग्वैदिक युग समाज एक समता मूलक समाज था, तो उस स्टेटमेंट से आपको सहमति व्यक्त करनी चाहिए। श्योर। आइए नेक्स्ट मुद्दे को उठाते हैं कि वास्तव में पितृसत्तात्मक समाज था कि मातृसत्तात्मक समाज था। आइए देखते हैं। वास्तव में जो ऋग्वैदिक समाज था वो अभी पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये था कि वंश जो परंपरा है वो किस पे होगी? पिता के नाम पर चलेगी, राइट। और पितृसत्तात्मक समाज में परिवार के मुखिया के रूप में पिता का और फिर बड़े लड़के का जो महत्व है वो ज़्यादा होता है। आज भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है और आज भी आप लोग अपने परिवार में हर छोटा लड़का बड़े लड़कों के प्रति एक बार दिमाग में जरूर रखता है कि भैया हैं तो सारा काम ठीक ही हो जाएगा, नहीं है तो कम से कम वो तो है ही है। या कभी कभी युवा काल में शिकायत भी रहती है कि सारी चीज़ उन्हीं से पूछ करके की जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं वो जो पितृसत्तात्मक समाज के जो लक्षण है ना वो आज भी दिखाई देते हैं और है ही, उसमें कोई संदेह तो है नहीं, राइट। तो निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक समाज था, सोसाइटी थी। और एक बार और भी बता दूं कि कहीं न कहीं जो आशीर्वाद मिलता है शतपुत्रवती भव, तो निश्चित रूप से सतपुत्रीवती भव का नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो कहीं न कहीं जो इंक्लिनेशन है वो अब भी पितृवंश पे या पितृसत्तात्मक समाज की तरफ ही था, राइट। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि जो ऋग्वैदिक योगीन समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति को अगर आप देखोगे ना तो परिवर्ती काल में किसी भी समाज की तुलना में, इस बात को समझिए, परिवर्ती काल में किसी भी काल की तुलना में ऋग्वैदिक समाज की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। आपको बताऊं, जैसे बाल विवाह, कुछ बातों को समझिए, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। हालांकि आपको समझने की जरूरत है, यहाँ एक वर्ड माना जाता है अशूर्य स्पर्शा। अशूर्य स्पर्शा एक शब्द आता है। अशूर्य स्पर्शा का मतलब है कि जिसने सूर्य की किरणों को भी स्पर्श ना देखा हो, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा का या अवगुंठन प्रथा का संकेत है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ऋग्वैदिक युगीन समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। सेनाओं में भाग लेती थीं, सेना में या युद्ध में, आप कहिए युद्ध में भाग लेने के प्रमाण हैं। आपने देखा सभा समिति और विदथ में महिलाओं की भी उपस्थिति होती थी। विधवा विवाह था। याद रखिए कि इसी उल्लेख को ही राजा राम मोहन राय ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैदिक ग्रंथों से उल्लेख किया था कि हमारे वैदिक ग्रंथों में विधवा विवाह था, और फिर उन्होंने विडोज रीमैरेज एक्ट के लिए प्रयास किया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि विधवा विवाह भी था, नियोग भी था। नियोग आपको बताऊंगा। नियोग प्रथा का मतलब ये है कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो कुटुंब के किसी अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्त करने के लिए संबंध बनाया जाता था इसमें, राइट। तो ये नियोग प्रथा थी। इसके अतिरिक्त सती प्रथा सांकेतिक थी। इसका मतलब है जब
कोई पुरानी प्रथा रही होगी जिसमें मृत्यु के बाद पत्नी चिता पर लेटती थी और पुरोहित उस महिला से कहता था कि इस व्यक्ति का जीवन का अंत हो चुका है, इसके साथ समय तुम्हारा समाप्त हो चुका है, अब नए जीवन की तरफ आप क्या करो, आगे बढ़ो। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि यह सती प्रथा सांकेतिक रूप से थी। महिलाओं को पढ़ने के लिए आपको दो वर्ड आपको बताऊं, चलिए पहले हम बात कर लें। एक टर्मिनोलॉजी आता है समाजू और अमाजू। कभी आपसे पूछा जा सकता है, समाजू वे महिलाएं थीं कि जो अध्ययन के बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती थीं, और अमाजू वो थीं जो कि विवाह नहीं करती थीं, स्वच्छंद थीं, ये नहीं करती थीं, और जाहिर सी बात है यह स्वतंत्रता उनको प्राप्त थी। एक और क्लासिफिकेशन अगर आप देखें, एक शब्दावली आती है शिक्षा के क्षेत्र में, वो जानना जरूरी है, जैसे ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू। ब्रह्मवादिनी वो महिलाएं होती थीं जो कि आजीवन वेदों का अध्ययन करती थीं, वो शादी नहीं करती थी। आपको बताऊं, अपाला, घोषा, सिक्ता, नारा, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों ऋग्वेद की ब्रह्मवादिनी विदुषियां थीं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। सद्योवधू वो महिलाएं हुआ करती थी जो कि नाम ही है सद्योवधू, यानी तब तक अध्ययन करती थी या जब तक कि उनका विवाह नहीं होता था, या यूं कहें बेहतर ढंग से कि वो अपना अध्ययन काल पूरा करने के बाद विवाहिक जीवन में प्रवेश करती थी। राइट। एक बात और भी बताऊं कि ब्रह्मवादिनी जो महिलाएं हुआ करती थी, माना यह जाता था कि सीधे स्वर्ग मिलता था। स्वर्ग हमने पहले भी बताया कि ये मिथक है ये। अब आप हमसे पूछेंगे कि तार्किक दृष्टिकोण से स्वर्ग बताइए, तो उसको आप तर्क के हिसाब से नहीं बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो क्या थी, बेहतर थी। दो कमियां आपको नजर आएंगी, और निश्चित रूप से आलोचनात्मक नजर हमेशा रखनी चाहिए। दो कमियां जो नजर आएंगी वो आएंगी कि आपको कोई भी महिला राजा नहीं दिखाई देगी, तो राजनीतिक अधिकार सीमित थे। और दूसरी चीज, ऋग्वैदिक साहित्य में अगर आप देखोगे तो इनके आर्थिक अधिकारों की चर्चा नहीं है, कहीं भी आर्थिक अधिकारों की बात नहीं है। राइट। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ऋग्वैदिक महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो आर्थिक थे, राजनीतिक सीमित थे, आर्थिक एकदम नहीं थे। फिलहाल आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं कि जाहिर सी बात है, रिलीजन को हमने आपको बताया कि जब हम लोग धर्म की बात करेंगे तो रिलीजन का जो पोर्शन है वो हम लोग कल्चर में ले जा रहे हैं, यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है। वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के देवताओं की, कर्मकांडों की और उनकी फिलॉसफी की भी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि उनका खान पान, पहनावा कैसे रहता था। खान पान, पहनावा, जाहिर सी बात है आमिष और निरामिष दोनों भोजन होता था, और ये हमेशा के साथ था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर निरामिष कभी नहीं रहा। आमिष और निरामिष दोनों, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना आर्य भी खाते थे। आपको बताऊं, गाय को अघन्य कहा गया, ना मारे जाने योग्य कहा गया, किंतु साथ ही साथ यह भी कहा कि अतिथि के आने पर गाय को मारा जा सकता था। इसका मतलब है कि ये सारे उल्लेख जो हैं इस बात को संकेत करते हैं कि निरामिष भोजन भी वहां पर जरूर रहा होगा। आमिष और निरामिष दोनों हो गया। इसके बाद आपको बताऊं, पहनावा को अगर आप देखें तो 3 भागों में आप डिवाइड कर लें, जैसे नीवी, है ना, अधिवास और
नीवी, अधिवास और उषडीस। ये कमर के नीचे पहनी जाती थी, धोती टाइप की। अधिवास ऊपर पहना जाता था और उषडी सिर पर पगड़ी थी। इसके अतिरिक्त आप देखें निष्क का नाम मिलता है हार के रूप में, है ना, हार के रूप में आपको दिखाई देगा। और अगर आप देखें तो पैरों में कंकड़ी, उसमें हाथों में कंकड़ी है ना, कान में पहनने के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि इन विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी उल्लेख मिलता है। तो खान पान हो गया, मनोरंजन हो गया, राइट। तो ये सारे ऋग्वैदिक समाज के विभिन्न पहलू हो गए। अब हम लोग आइए चेक करते हैं कि जब हम लोग उत्तर वैदिक युग में जाते हैं तो उत्तर वैदिक युग की क्या कंडीशन आपको दिखाई देती है। तो पहली बात हम चर्चा करेंगे निरंतरता की, और फिर उसके बाद परिवर्तन की बात करेंगे कि उत्तर वैदिक युगीन समाज में क्या परिवर्तन हुआ। पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर लें। जाहिर सी बात है, अगर आप कहेंगे कि जो स्तरीकरण था, जो वर्ण व्यवस्था था, स्तरीकरण रहा ही, पितृसत्तात्मक समाज था ही, पितृसत्तात्मक समाज, ये आप देखोगे ही। महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद की तुलना में भले कमी रही हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि परवर्ती काल की तुलना में अच्छी थी, बेहतर थी, राइट। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सर उत्तर वैदिक समाज में भी जो ढांचा था ना, जो स्केलेटन था ऋग्वैदिक युगीन समाज का, वो कॉन्टिन्यूअस रहा, वो बना रहा, राइट। लेकिन जब हम परिवर्तन की बात करेंगे, जब हम चेंज की बात करेंगे, परिवर्तन, तो कई चीजें आपको दिखाई देंगी। आपको बताऊं, जैसे ही ऋग्वैदिक युग में आप उत्तर वैदिक युग में आते हो, तो उत्तर वैदिक युग में जो पहला परिवर्तन दिखाई देगा वो वर्ण व्यवस्था कठोर दिखाई हो जाने लगेगी। जब हम उत्तर वैदिक साहित्य को देखते हैं तो हमें वर्णों में विभाजन, वर्णों में भेदभाव ज्यादा दिखता है, और वो निश्चित रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय के फेवर में रहता है। वैश्य और शूद्र में अपेक्षाकृत थोड़ा सा भेदभाव दिखाई देता है। और हमारी जो ब्राह्मण अर्थव्यवस्था, ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी एक कमी आप दिखा सकते हैं आज के संदर्भों में, कि यह पद सोपानिक है और कहीं न कहीं भेदभाव को करती है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपको बताऊं, जैसे ये कहा गया कि ब्राह्मण के घर में इतने कमरे होने चाहिए, 5 होने चाहिए, क्षत्रिय के कर्म में 3 होने चाहिए, वैश्य के 2 होने चाहिए, शूद्र के 1 ही होने चाहिए। ऐसे कई प्रकार के आपको व्यवस्थाएं इसमें दिखाई देंगी, और वर्ण व्यवस्था के रूप में जो पिता का जो अधिकार है, वो अधिकार जो है वो क्या होगा, अधिक मजबूत हो जाएगा, राइट। आपको बताऊं, यम नचिकेता संवाद आप जानते हो, बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, है ना। नचिकेता के पिता थे वाजस्रवा, गुस्सैल टाइप के आदमी थे। आपको बताता हूं कि पिता की स्थिति कितनी मजबूत थी, एक उदाहरण देता हूं। सामान्य तौर पर परिवार के मुखिया का जो उत्तरदायित्व होता है वो ना, आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सही ढंग से निभाइए तो मुखिया की सबसे स्थिति गड़बड़ रहती है। या आप लोग अपने परिवार में अपने पिता को देख लीजिए, अगर आप लोग ना प्रेस करें तो पिता का जो है नंबर सबसे लास्ट में आता है। वो हर जगह यही कहता है, नहीं नहीं हम ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मुखिया पर उत्तरदायित्व रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किस लेवल पे आ गया, आपको बताऊं, बाजेश्रवा ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में वो गायों को देने लगे,
दान देने लगे। जाहिर सी बात है गायें अत्यधिक प्रिय थीं। नचिकेता ने कहा कि आपको तो गायें बहुत प्रिय हैं, आप क्यों दान दे रहे हैं। बाजश्रवा का कहना था कि नचिकेता को बताया कि भाई जो सबसे प्रिय वह होता है उसी का दान ही किया जाता है। फिर नचिकेता ने कहा कि आप तो कहते हैं कि सबसे प्रिय मैं हूं, मुझे आप किसे दान देंगे। जाहिर सी बात है एक अबोध बालक ने जब पहली बार प्रश्न किया तो बाजश्रवा मुस्कुराने लगे, कहे चलो ठीक है बताएंगे। वो फिर उस पर जिद पे अड़ गया कि मुझे कहा किसको देंगे, मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे। अंत में उसने कह दिया कि हम तुमको यमराज को दे देंगे। और पितृभक्ति इतनी कि पिता ने कह दिया तो यमराज की तरफ चले गए नचिकेता। अब इसमें साइंस न पूछेगा कि सर कैसे चले गए होंगे, जाहिर सी बात है वो मिथक है, कहानियों का पार्ट है, वो आपकी वह भी संस्कृति का पार्ट है। पूछा जाता है खूब यम नचिकेता संवाद, है ना। तो कहने का मतलब है यम और नचिकेता से जब मुलाकात हुई तो वो 3-3 वर देने की बात कहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पिता ने आपको दान दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा प्रकरण ये बताता है कि परिवार के मुखिया के रूप में पिता की जो स्थिति थी वो कितनी शक्तिशाली होती थी। और निश्चित रूप से आज भी देखिए भले ही बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, लेकिन अगर आप देख लें तो निश्चित रूप से हमारे समाज में, है ना, जो एक्स्ट्रा मॉड सोसाइटी है उसकी बात तो छोड़ दिया जाए, लेकिन सामान्यतः पिता के मुखिया की जो स्थिति होती है वो आप ये कह सकते हैं कि काफी शक्तिशाली होती है। दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था की जगह पर अब जाति व्यवस्था, कभी विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए कि जाति व्यवस्था का उदय हुआ और ये जन्म आधारित था, वर्ण आधारित नहीं था। राइट, ये जन्म आधारित व्यवस्थाएं थी। क्लियर। प्रारंभ में 4 जातियां थी, बाद में अंतरजातीय विवाहों से जातियों की संख्या बढ़ी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से। अनुलोम विवाह में ब्राह्मण उच्च वर्ण का होता था, लड़का उच्च वर्ण का होता था, लड़की निम्न वर्ण की होती थी। और प्रतिलोम में ठीक इसका उल्टा होता था, कभी विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल जानते रहिए जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था को आप देखेंगे तो गोत्र व्यवस्था का एक बहुत ही रिमार्केबल बात समझने की जरूरत है, वो ये कि गोत्र शब्द का प्रयोग अगर कभी आपसे पीटी में पूछ ले कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आपको कहना चाहिए कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन वहां गायों के रहने के लिए जो स्थान होता है उसे गोत्र कहा गया। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में गोत्र का जो उदय हुआ वो उत्तर वैदिक युग में हुआ। श्योर। आज भी हम लोग सगोत्रीय विवाह नहीं करते, तो गोत्र की व्यवस्था यहीं हो गई। और यहीं पर आपको आश्रम व्यवस्था का भी उदय मिलेगा। सबसे पहले एक नाम आता है जाबालोपनिषद, कभी भी पूछा जा सकता है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। राइट, क्लियर है। इसके पहले एक नाम और आता है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में आप देखोगे तो 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है। राइट, तो वो आश्रम आप जानते हो, नहीं जानते हो तो नाम बता दूं, फिर कभी सामाजिक व्यवस्था में चर्चा करूंगा कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। छांदोग्य में सन्यास नहीं है, वानप्रस्थ तक है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था अधिक अस्थायी हुई, अधिक जटिल हुई। और कहीं न कहीं ये व्यवस्था, अब आश्रम व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप मोटी मोटा कह सकते हैं कि जो गोत्र व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देंगी। क्लियर है। और क्या परिवर्तन दिखाई दिया आपको बताऊं। महिलाओं की स्थिति में
माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छी ढंग से जान लेना कि जो हम आपको बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूलेट ढंग से समझिए, फार्मूले की तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, और इससे ज़्यादा केवल कहानी आपको मिलेगी, और कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलता है। क्लियर है? महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? अगर ऋग्वेद की तुलना में अगर आप देखेंगे तो गिरावट आई। जैसे दो उदाहरण देना चाहूंगा, एक तो ऐतरेय ब्राह्मण का उदाहरण दूंगा। ऐतरेय ब्राह्मण में महिलाओं को या पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, समस्त दुखों का कारण बताया गया। उसी तरह से मैत्रायणी संहिता एक है, मैत्रायणी संहिता में इसको पासा और सुरा के साथ रखा गया, पासा, सुरा और महिला। तो जाहिर सी बात है यह महिलाओं की स्थिति में गिरावट का संकेत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति एकदम गिर गई थी, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में गिरावट है, लेकिन इसी युग में हमें गार्गी जैसी विदुषी महिला का भी उल्लेख मिलता है। और आप जानते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है। बहुत सारे लोग गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है उसका उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि यह शो करता है कि महिलाएं अभी भी विदुषी हुआ करती थीं और महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मैंने खुद बृहदारण्यक उपनिषद इसलिए पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, मूल भी पढ़ा, और उसमें मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचा, अगर इस संवाद को आप देखेंगे तो संवाद होते 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 स्थिति यह थी कि याज्ञवल्क्य ऋषि हारने लगे थे, राइट। और अंत में जब गार्गी ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर देना संभव नहीं था, तो उन्होंने कहा कि गार्गी चुप रहो नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और उसी के बाद वह संवाद समाप्त हो जाता है। चलिए, गुस्से में कह दिए कोई बात नहीं है, उसके बाद संवाद जारी रहता तो हम मान लेते कि बौद्धिक खुलापन था। लेकिन कहीं न कहीं ये जो प्रकरण है गार्गी की विदुषी होने की बात तो करता ही करता है, लेकिन कहीं न कहीं उस लैंगिक भेदभाव की तरफ भी संकेत करता है, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसका दुखद पहलू ये था कि इसके बाद के युग में जब आप देखेंगे, स्मृतियों के काल में देखेंगे, तो वो गिरावट लगातार जारी होती रहेगी और फिर जाकर के सुधार आपको मौर्य काल से दिखाई देगा। तो खैर, निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को हम लोग देखेंगे ही, और इसीलिए मैंने आपको वो जो सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर पे ही पढ़ाया है, जो मैंने खुद डेवलप किया है। अच्छी बात है और मुझे गर्व है, और इसी चीज़ को लड़कों ने फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर मेंस में उठाए हैं, 70% तक उठाए हैं। तो निश्चित रूप से इस पे आप लोग एकदम जांचा और परखा हुआ है, तो आप लोग इसी को फॉलो अप करिए कि क्या चेंज रहा और क्या परिवर्तन रहा। उन परिवर्तनों को आप लोग ध्यान में रखने की जरूरत रखिए। क्लियर है? तो ये महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन रहा। बाकी जो भी व्यवस्थाएं थी ऋग्वैदिक युगीन, वो चलती ही रही, निरंतरता में रही ही। यानी उत्तर वैदिक समाज में जो व्यवस्थाएं बनी, जो संस्थाएं बनी, वो आगे चल करके भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक रीढ़ बनी। इस बात को जानने की जरूरत है। क्लियर है? बाकी मनोरंजन वही, पहनना वही है ना। मनोरंजन की यहाँ हमने चर्चा नहीं किया, लेकिन आप जानते रहिए नृत्य संगीत ऋग्वैदिक युग में भी था, राइट। वीणा, दुर्दुफ, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ऋग्वैदिक युग में भी मिलती हैं, और वही चीज़ आपको उत्तर वैदिक युग में भी आपको दिखाई देता है। क्लियर है? राइट। तो हमारे ख्याल से आप वैदिक युगीन सामाजिक पहलू को बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। कल की क्लास में हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म के बारे में बताएंगे, और कल की क्लास हमारी वैदिक युग पे लास्ट क्लास होगी, और कल ही हम लोग आर्यों की उत्पत्ति पे भी हल्की सी चर्चा कर लेंगे।
राइट, क्योंकि काफ़ी विवादित रहा है तो उसको भी देखेंगे। लेकिन कल के लिए हम चाहेंगे कि T20 सीरीज़ में जो आपका जो परफॉर्मेंस रहे वो बेहतरीन रहे, और इसका मूल्यांकन देखो आपको भी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, राइट, और उन सारे प्रश्नों के विभिन्न विकल्पों पे चर्चा होगी। तो आपको अपने आप सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी वो जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी उपयोगी होगा। लोग क्या करते हैं कि पुराने प्रश्नों को संकलित कर लेते हैं और उसी पे चर्चा करते हैं। हमने पुराने प्रश्न भी इसमें रखे हैं और नए प्रश्न भी रखे हैं, राइट। तो ये सीरीज बहुत ही रोचक होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए और अन्य सभी लोगों को प्रेरित करिए, और अपनी जो समस्याएं हैं उसे प्रतिक्रिया के द्वारा मुझे बताइए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।